बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 जो कि था द एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट क्या होती है, एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिनमें नंबर 1 वाज लिविंग कंपोनेंट्स, जिनको हमने नाम दिया था बायोटिक कंपोनेंट्स का, और नंबर 2 थे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनको हमने नाम दिया था एबायोटिक कंपोनेंट्स का। इसके बाद हमने पढ़ी इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और इकोसिस्टम की टर्म भी मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद 2 और टर्म्स थी, हैबिटेट और अडेप्टेशन, जो कि हमने पढ़ी। आज इन्हीं की हम एग्जांपल्स के साथ थोड़ी और डिटेल की तरफ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स डिफरेंट तरह की होती हैं, और हैबिटेट का मैं एक और दफा आपको डेफिनेशन याद करवा देती हूँ कि जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंकीज ट्री में रहते हैं तो ट्री उनका हैबिटेट होगा। अगर हमारी फिशेस जो है वो पानी में रहती हैं तो पानी उनका हैबिटेट होगा। बिल्कुल इसी तरह हमने एक और टर्म पढ़ी थी, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्ट्रीट में से कैट उठाकर पालना चाहते हैं तो पहले वो स्ट्रीट में रहती थी और स्ट्रीट में उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे इर्द गिर्द के, उसने अपने आप को उसका आदी किया हुआ था। जब आप उसको घर लेके आएंगे तो वो इतनी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेगी, मगर विद टाइम जब आप उसको ट्रेन करेंगे और वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेगी तो वो बिल्कुल उसकी आदी हो जाएगी। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आदी होता है अपनी एनवायरनमेंट का, अपने हैबिटेट का। यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ यही रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 इज अ रिवर हैबिटेट। रिवर में रहने वाले तमाम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज aquatic plants have long stems, so their leaves can float near the surface of water to get light. जो कि हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं उनका स्टेम छोटा भी होगा, रूट्स जो हैं वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगी, मगर उससे उनको नॉर्मली इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर जो हमारे प्लांट्स होते हैं इर्द गिर्द पानी के, उनके लिए जरूरी है दैट दे शुड हैव लॉन्ग स्टेम्स। उनके जो स्टेम है वो लॉन्ग होने चाहिए ताकि उनके जो पत्ते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, और पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए वो सनलाइट को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट इज water snails graze on microscopic plants which cover submerged rocks. अब यहाँ पे बात हो रही है स्नेल्स की। हमने स्नेल्स पढ़े थे डिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम में, और वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉफ्ट मॉइस्ट होते हैं और एक शेल के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इनको हम डिवीजन में डालते हैं इन द डिवीजन ऑफ मॉलस्क्स। तो ये स्नेल्स हमें पता चल गया कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं और ये ग्रेज करते हैं। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, जिस तरह काउ, बफलो और शीप वगैरह, इवन हॉर्सेस, डोंकीज जो हैं वो घास को खाते हैं। उस हम हैबिट को या उस एक्टिविटी को हम कहते हैं द एक्टिविटी ऑफ ग्रेजिंग। अब जो स्नेल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, मतलब इतने छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे जो कि रॉक्स के ऊपर मौजूद होते हैं। रॉक्स को हमने सबमर्ज्ड रॉक्स इसीलिए कहा क्योंकि ये रॉक टोटली हमें नजर नहीं आते, ये प्लांट्स के अंदर दफन हुए हुए, अंदर बरी हुए हुए होते हैं। Our last point is that fishes have streamlined bodies and fins to help them swim through water. Fishes आती हैं हमारी vertebrates में, और आपको पता है कि fishes होती हैं पानी के अंदर। अब they have streamlined bodies, उनकी bodies होती हैं streamlined, मतलब इस तरह से कर्व में। अब जब कर्व में इवन आप देखेंगे कि जो हम बड़ी बड़ी शिप्स को डिजाइन करते हैं तो उनकी भी जो शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन बनाई जाती है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन की जो स्पीड है पानी में वो ज्यादा होती है। सेकेंड इज फिन्स। इसके अलावा गिल्स भी मौजूद होते हैं फिशेस के ऊपर, जिसके थ्रू वो सांस लेती हैं, और यही अडेप्टेशन है फिशेस की और तमाम एक्वेटिक एनिमल्स की कि उन्होंने पानी के अंदर सांस इस तरह से लेना होता है, और यही वजह है कि वो पानी के अंदर जिंदा हैं। अनलाइक ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, हम पानी के अंदर जाकर उनकी तरह ना तो स्विम कर सकते हैं ना तो सांस ले सकते हैं। इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म की जो एनवायरनमेंट होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्वालिटीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू हिज एनवायरनमेंट होती हैं।
अब आपने यहाँ 3 पॉइंट्स पढ़े. Aquatic plant was number 1, second was water snails and third was about fishes. आपने पढ़ा किस तरह एक रिवर के अंदर फिशेस ने या फिर एक्वेटिक एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है. इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया है, तो आइए वो भी डिस्कस कर लेते हैं. Second, the last point is birds like kingfisher have strong pointed beaks for catching fish. यहाँ पर बात हो रही है बर्ड्स की, और आपको पता है कि हम रिवर हैबिटेट डिस्कस कर रहे हैं. रिवर हैबिटेट में भी बर्ड्स का बहुत ज्यादा रोल है. यहाँ पर बात हो रही है किंगफिशर की. किंगफिशर जो है वो अपनी बीक से मछलियों को पकड़ के खाता है, और इसकी जो बीक है वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड होने की वजह से ही ये फिशेस को कैच कर सकती है जो कि रिवर के बिल्कुल सरफेस के ऊपर आई होती हैं. अनलाइक अदर बर्ड्स जो कि हैं स्पैरो, क्रो या पिजन, इवन ईगल, वो जो है पानी के अंदर से इस तरह मछली को देख के फौरन से इतनी स्पीड के साथ कैच नहीं कर सकते. तो ये जो है किंगफिशर एक ही बर्ड है जिसकी ऐसी क्वालिटी है कि उसने फिश को कैच करना है और अपने आप को फीड करना है, अपने यंग वंस को फीड करवाना है. ये सिर्फ किंगफिशर ही है ऐसा बर्ड जो कि इस क्वालिटी के साथ रिवर हैबिटेट में जिंदा रहता है. तो इसके साथ ही हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए रिवर हैबिटेट के, और अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ, व्हिच इज द सी शोर हैबिटेट. अब हम रिवर से सी शोर की तरफ आ गए हैं. अब हम देखेंगे कि सी शोर पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने ऐसी कौन सी क्वालिटीज अडैप्ट की हुई हैं जिसकी वजह से वो वहां सर्वाइव कर रहे हैं. नंबर 1 इज सी बर्ड्स. Sea birds have strong beaks for cracking open the shells of crabs and mussels. अब आपने देखा कि पहले हमने पढ़ा किंगफिशर के बारे में. किंगफिशर के पास भी स्ट्रॉन्ग बीक थी, मगर उसकी बीक लंबी और पॉइंटेड होती है, और वो इसीलिए ताकि वो रिवर में जो पानी के बिल्कुल सरफेस के ऊपर मौजूद फिशेस होती हैं उनको कैच कर सके. जबकि यहाँ पर सी बर्ड्स की बात हो रही है जो कि सी शोर पे आते हैं. ये पानी में से तो फिश को कैच नहीं कर सकते, मगर आपने देखा होगा बीच के ऊपर जो क्रैब्स या स्नेल्स मौजूद होते हैं, ये जो बर्ड्स हैं वो आराम से उनकी शेल को तोड़ के उनको खा सकते हैं. ये काम जो है वो किंगफिशर बर्ड नहीं कर सकता. आपने देखा किस तरह हर बर्ड की डिफरेंट क्वालिटी है एक जगह पे सरवाइव करने की, और यही वजह है कि उसने अडेप्ट किया हुआ है अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट. अब आपने देख लिया कि सी बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग बीक्स फॉर क्रैकिंग ओपन द शेल्स ऑफ क्रैब्स एंड मसल्स. अब सेकंड पॉइंट इज seaweeds have sticky feet which hold them firmly to the rocks. हम पढ़ रहे हैं seaweeds के बारे में. इससे पहले हमने जो प्लांट्स पढ़े थे, हमने पढ़ा कि उनके स्टेम्स बहुत लंबे होते हैं, उनके जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं ताकि वो लाइट को कैप्चर कर सकें आसानी से. वो था रिवर हैबिटेट. यहाँ पर बात हो रही है सीवीड्स की. सीवीड्स के पास स्टिकी लेग्स होती हैं, वो अपने आप को सी शोर पे जो स्लिपरी रॉक्स होते हैं उसके ऊपर स्टिक किए हुए होती है, और उसके अंदर एयर सैक्स भी होते हैं. ये एयर सैक्स हेल्प करते हैं इन सीवीड्स को कि ये ब्रीथ कर सकें और आराम से एब्जॉर्प्शन कर सकें अपने इर्द गिर्द से एनवायरनमेंट और न्यूट्रिएंट्स की. लास्ट पॉइंट इज श्रिम्प्स. श्रिम्प्स एंड क्रैब्स हैव स्ट्रॉन्ग पिंसेस फॉर टेयरिंग अप देयर फूड्स. अब जो हमने ऊपर बात की कि सी बर्ड्स जो हैं वो क्रैब्स को खाते हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो क्रैब्स हैं वो अपने पिंसेस, मतलब उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन या फिर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जिसमें एक पार्ट है पिंसेस का, जिसके साथ वो आराम से अपने खाने को टीयर कर सकते हैं, फाड़ के आराम से खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. यही वजह है कि क्रैब्स और श्रिम्प्स जो हैं ये सी शोर पे या फिर बीच पे आराम से खाना खा सकते हैं, अनलाइक अदर एनिमल्स जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पिंसेस मौजूद नहीं होती और ना ही अपने खाने को टीयर करके खा सकते हैं. तो आप पढ़ रहे हैं सी शोर हैबिटेट, जिसमें आपने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं. नंबर 1 वो सी बर्ड्स जो कि क्रैब्स और मसल्स को आराम से अपनी बीक से तोड़ के उनकी शेल को कंज्यूम कर रहा था. सेकंड वो सी वीड्स जो कि स्लिपरी पत्थरों के ऊपर स्टिकी लेग्स के साथ चिपका हुआ था और इसमें एयर सैक्स मौजूद थे, जिसकी वजह से वो आसानी से वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कर रहा था. थर्ड पॉइंट वाज श्रिम्प्स एंड क्रैब्स. श्रिम्प्स और क्रैब्स के पास एक्सोस्केलेटन हार्ड किस्म का मौजूद था. इनके पास बहुत पावरफुल पिंसेस मौजूद थे जिनकी वजह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को टीयर करके खा सकते हैं. ये 3 पॉइंट्स थे. एक लास्ट पॉइंट इस हेडिंग का भी, इस एग्जाम्पल का भी बच गया है, आइए वो भी देख लेते हैं. So the last point is
sea creatures. The sea creatures such as mussels feed by filtering microscopic animals and plants from the sea water. अब हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल दी गई है मसल्स की। अब मसल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं सी शोर पे, और जब पानी की लहरें वहां आती हैं तो ये फिल्टर करते हैं उस पानी को, और उसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये उनको फिल्टर करके खा लेते हैं। अब ये काम इनके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। ना तो ये काम क्रैब्स कर सकते हैं, ना तो श्रिम्प्स कर सकते हैं, ना हमारा किंगफिशर बर्ड ये काम कर सकता है, ना ही सी बर्ड। इसका मतलब कि ये काम सिर्फ मसल्स कर सकते हैं ऑन द सी शोर, और ये इसीलिए वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं अभी तक। वरना अगर कोई और ऑर्गेनिज्म होता तो वो वहां अब तक मर चुका होता। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ द एग्जाम्पल सी शोर हैबिटेट। हमने 2 हैबिटेट्स अब तक पढ़ लिए। नंबर 1 वॉज रिवर एंड नंबर 2 वॉज सी शोर। तीसरे हमारे पास है डेजर्ट। अब डेजर्ट का बिल्कुल डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2 जो कि था रिवर एंड सी शोर, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो गौर से सुनते जाइएगा। Desert plants have roots that spread out a long way just beneath the surface of the ground. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि रिवर के प्लांट्स किस तरह के होंगे, सी शोर यानी बीच पे प्लांट्स किस तरह के मौजूद होंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट में किस तरह के प्लांट्स मौजूद होते हैं। अब डेजर्ट में आपको पता है कि हर तरफ रेत मौजूद है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि प्लांट्स को पानी मिलना बहुत मुश्किल है, और उनकी जो रूट्स होंगी वो बहुत लंबी होंगी और फैली होंगी बिल्कुल सरफेस के नीचे। मतलब अर्थ का जो क्रस्ट है, दिस इज अर्थ्स बाउंड्री, ऊपर सरफेस है, नीचे क्रस्ट है। ऊपर होती है हमारी शूट ऑफ प्लांट और नीचे होती है द रूट्स ऑफ प्लांट। तो जो रूट्स है वो बहुत लंबी और फैली हुई होंगी, ताकि कहीं से भी अगर पानी का कोई भी कतरा है तो वो एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचा सके, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है पानी। अब आपको पता चल गया दैट दे हैव रूट्स दैट आर लॉन्ग एंड दे आर स्प्रेडेड बीनीथ द सरफेस ऑफ द ग्राउंड कंप्लीटली। और इसका एक और फायदा भी ये होता है कि जब ड्यू पड़ती है, जिसको हम शबनम कहते हैं, जब सुबह सुबह ड्यू होती है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो ये रूट्स उसी ड्यू में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि आपको पता है कोई और सोर्स यहाँ पर आना मुश्किल है। सेकेंड पॉइंट इज लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टाई आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कैक्टस प्लांट की। जो कैक्टस प्लांट होता है ये बहुत मशहूर प्लांट है डेजर्ट में सर्वाइव करने वाला। उसकी वजह ये है दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइन्स। स्पाइन्स का मतलब ये है कि ना तो इसमें फ्लावर्स हैं, ना फ्रूट्स हैं, ना तो ढेर सारे लीव्स हैं, जिसने इसका सरफेस एरिया जो है कम कर दिया है। जब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर जो है वो कम इवेपोरेट करेगा, और बिल्कुल इसी तरह उसको कम पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट में, और वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके जो लीव्स हैं या फिर इसके जो स्टेम्प है उसके इर्द गिर्द एक वैक्सी मटेरियल होता है, और ये वैक्सी मटेरियल जो है पानी को इवेपोरेट नहीं होने देता, और इसके जो स्पाइन्स हैं उनके अंदर, उनके फ्लैश के अंदर पानी स्टोर रहता है। तो इस तरह कैक्टस प्लांट जो है ये सर्वाइव करता है एक डेजर्ट की एनवायरनमेंट में, जो कि बहुत ही गर्म और बिल्कुल पानी के बगैर होती है। यहाँ पर एक पॉइंट है, मेनी डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्टर्नल, स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे एंड हंटिंग एट नाइट। यहाँ पर एक टर्म है नॉक्टर्नल की। नाउ व्हाट इज नॉक्टर्नल? नॉक्टर्नल का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल सुबह गर्मी के वक्त बाहर नहीं निकलता, वो आराम से अपने घर में अपनी बिल में छुपा रहता है, और जब भी रात पड़ती है और ठंडक होती है तब ये बाहर निकल के हंट करता है। इसको हम कहते हैं नॉक्टर्नल एनिमल। तो ज्यादातर जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में सुबह के टाइम बहुत तेज गर्मी और धूप मौजूद होती है, और इन्होंने सर्वाइव करना होता है, इसीलिए रात को ठंडक के टाइम निकल के हंटिंग करते हैं अंधेरे में। तो आपको पता चल गया यहाँ पे 3 पॉइंट्स के बारे में। एक पॉइंट जो है इंटरेस्टिंग सा वो रह गया है अबाउट डेजर्ट एनवायरनमेंट या डेजर्ट हैबिटेट, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा है कैमल। आपने देखा होगा कैमल यहाँ पर अपने इर्द गिर्द भी, और खास तौर पे आपने बकरा ईद पे कैमल इर्द गिर्द फिरते हुए बहुत देखे होंगे। आपको पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कैमल? कैमल स्टोर्स फैट इन अ हम्प for when there is no food available. Its big feet have webbing between the toes. अब यहाँ तक पहले मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ। आपने देखा होगा कि कैमल के ऊपर एक हम्प मौजूद होता है बिल्कुल उसकी कमर पे।
ये हम्प सिर्फ बिला वजह मौजूद नहीं है, इस हम्प में जो है वो अपना खाना स्टोर करता है। इसीलिए क्योंकि रेगिस्तान में मतलब डेजर्ट हैबिटेट में हर तरफ रेत है, ना तो पानी है ना तो खाना इतनी इजीली दस्तयाब है, इसीलिए जो कैमल है अपने हम्प के अंदर स्टोर कर लेगा खाने को भी और पानी को भी अपनी बॉडी के अंदर वो स्टोर कर लेता है ताकि वक्त आने पर वो उसको इस्तेमाल कर सके और वो डेफिसिट ना हो कैलोरीज से या फिर वो डेफिसिट ना हो खाने पीने से। यही वजह है कि कैमल जो है वो आराम से डेजर्ट के अंदर सरवाइव कर जाता है, जबकि अगर कोई और एनिमल हो जिसके पास ये स्टोरेज का कोई प्रोसेस नहीं है तो ऑब्वियसली उसको प्यास लगेगी, उसको भूख लगेगी और जब उसको कोई चीज नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। सेकेंड बात लिखी हुई है, इट्स बिग फीट हैव वेबिंग बिटवीन द टोज। उसके बड़े बड़े पाँव के बीच में मतलब पाँव की उंगलियों के बीच में एक वेब मौजूद होता है। अगर कोई भी डेजर्ट में जाता है, रेगिस्तान में जाता है या सिंपली आप अभी भी किसी रेत के टेले के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पाँव बिल्कुल उसके अंदर चले जाएंगे। यही वजह होती है कि कैमल के टोज के बीच में वेबिंग होती है और इस वजह से उसका पाँव आराम से रेत के ऊपर रहता है और अंदर नहीं धंसता। तो आपको पता चल गया कि कैमल किस तरह से सरवाइव करता है एक डेजर्ट हैबिटेट में। हम इस लेक्चर को एंड करेंगे विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो डिड यू नो दैट स्कैलप्स have about 100 eyes positioned around the edge of their shell so that they can spot a predator coming from any direction. अब आपको पता चला कि स्कैलप्स के पास 100 eyes होती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं that what is a scallop. Scallop is a type of invertebrate animal जो कि mollusk की डिवीजन में आता है। ये एक ऐसा एनिमल है जो कि सी शोर पे, बीचेस पे मोस्टली पाया जाता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पास 100 आईज होती हैं। 100 आईज होती हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी के हर एज पे मौजूद होती हैं और उसका फायदा ये होता है कि किसी भी डायरेक्शन से आता हुआ प्रीडेटर मतलब उसको प्रे करने वाला कोई भी एनिमल जब आ रहा होता है तो उसको पता चल जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि उसकी हर तरफ आंख और हर तरफ नजर मौजूद होती है, तो वो आराम से बच जाता है और सरवाइव कर जाता है। यही वजह है कि जो स्कैलप्स होते हैं वो सी शोर के ऊपर सरवाइव कर लेते हैं। यही थी 3 एग्जांपल्स जो कि हमने आज पढ़ी। नंबर 1 वाज रिवर, नंबर 2 वाज सी शोर एंड नंबर 3 वाज डेजर्ट हैबिटेट। हमने देखा किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट अडेप्ट किए हुए हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।